जो कृषि अनुसंधान है एवं शिक्षा, इसमें आपकी रुचि और रुझान की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मैं एक कृषक परिवार में जन्मा हूँ। साइंस तो सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन इस खेती की दिशा को सुधारने के लिए मैं आऊँगा और इसमें ऐसे गुर पढ़ के आऊँ, जिससे कि किसानी को, खेती को आगे बढ़ाया जा सके। 2020 में सरकार ने 3 बिल पास किए थे कृषि को लेकर। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो कृषि बिल। तो सर फिर उनका काफ़ी ज़्यादा विरोध भी हुआ हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में, तो वो वापस ले लिए गए। तो सर अगर यदि वो वापस नहीं लिए गए होते और वो लागू होते, तो इसका ये लाभकारी किसके लिए होते सर? व्यापारियों के लिए या फिर किसानों के लिए? क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भारतवर्ष में कोई कानून लागू हो गया वो हमेशा के लिए अमर हो गया। हमारा संविधान भी लगातार परिवर्तित होता रहा, तो वो हमें पहले 2-4 साल लागू करके देखना चाहिए था कि इसमें क्या घाटा हो रहा है, क्या मुनाफा हो रहा है। सर जैसे हम IIT इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, MBA कॉलेजेस हैं, तो सर यहाँ पर हम देखते हैं कि छात्राओं की काफ़ी ज़्यादा भीड़ हमें देखने को मिलती है। लोग एडमिशन लेने आते हैं, डिग्री होल्डर्स होते हैं। लेकिन अगर हम वहीं बात करें इस फील्ड की, तो सर यहाँ बहुत छात्र ढूंढने से मिलते हैं। देखिए मैडम, एक समाज में एक आंधी सी चल रही है। जो आम जनता है उसको ये शायद लगता है कि कृषि की पढ़ाई का मतलब खेती बाड़ी करना है। तो जैविक खेती क्या है और इसके क्या महत्व हैं? यदि स्वस्थ रहना है तो हमें प्राकृतिक खेती और जैविक खेती की ओर वापस आना ही पड़ेगा। सर आज ज़माना इतना आगे बढ़ गया, हम इतने मॉडर्न हो चुके हैं, टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी अब हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। सर जो AI है, क्या वो डिजिटल खेती में सर इसमें मतलब इस क्षेत्र में कैसे संभव है? निश्चित रूप से जितनी भी तकनीकी आती है, कहीं न कहीं उसका आगे प्रयोग तो होता है। सर जैसा कि आपने बताया, आपने इसी क्षेत्र में पढ़ाई करी है और आज आप कुलपति हैं, तो सर कुलपति के रूप में आपका अनुभव कैसा रहा? तो ये कठिन काम है। अगर जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है अच्छे बुरे की, तो कुलपति बने। अगर जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है तो कुलपति बनने की कोई ज़रूरत नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है शिरीन खान और आप देख रहे हैं स्थानीय समाचार। तो आज हमारे साथ मौजूद है राजमाता विजयराज सिंधिया, कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद कुमार शुक्ला जी, जिनका कृषि के क्षेत्र में एक बहुत ही प्रतिष्ठित शोधकर्ता और नेतृत्वकर्ता हैं। इनका कृषि के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो आज हम इनसे कृषि की वर्तमान स्थिति, इनके कार्य और भविष्य में आने वाली योजनाएं और चुनौतियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सर सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। धन्यवाद। हाल ही में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जो विश्व के 2% वैज्ञानिकों की सूची में आपका नाम आया सर, उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपका। थैंक यू, धन्यवाद। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगी सर का स्थानीय समाचार में। धन्यवाद मैडम। तो सर हम सबसे पहला जानना चाहेंगे कि जो कृषि अनुसंधान है एवं शिक्षा, इसमें आपकी रुचि और रुझान की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, मैं एक कृषक परिवार में जन्मा हूँ और जब उस समय हमारे पास में ज़मीनें बहुत कम हुआ करती थी और जो ज़मीन होती थी उसमें उत्पादन भी बहुत कम हुआ करता था। तो चूँकि मूल रूप से मेरे पिता कृषक थे, मेरे पूरे गांव में भी पूरा खेती किसानी का काम होता था, तो मुझे आगे चल के लगा जब मैं इंटरमीडिएट पास हो गया कि शायद साइंस तो सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन इस खेती की दिशा को सुधारने के लिए मैं आऊँगा और इसमें ऐसे गुर पढ़ के आऊँ, जिससे कि किसानी को, खेती को आगे बढ़ाया जा सके। वहाँ से मेरे दिमाग में एक रुचि पैदा हुई। फिर हमने क्या किया कि उसके लिए एक चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर है, तो वहाँ पे उस समय ये जो प्रोसेस थी एडमिशन की, उसमें हमने कंपटीशन में भाग दिया। अब जब उसमें देखा कि हमारा बहुत अच्छा स्थान आ गया है, तो हमने सोचा शायद मैं कृषि पढ़ सकता हूँ। तो फिर तभी से मैं पूरा BSc कृषि में किया, MSc मृदा विज्ञान में किया और फिर मृदा विज्ञान में ही हमने शोध कार्य यानी PhD किया। सर जैसे हम IIT इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, MBA कॉलेजेस हैं, तो सर यहाँ पर हम देखते हैं कि छात्राओं की काफ़ी ज़्यादा भीड़ हमें देखने को मिलती है। लोग एडमिशन लेने आते हैं, डिग्री होल्डर्स होते हैं। लेकिन अगर हम वहीं बात करें इस फील्ड की, तो सर यहाँ बहुत छात्र ढूंढने से मिलते हैं। तो सर ऐसा क्या है जो नए छात्राओं को मतलब इसकी ओर आकर्षित नहीं कर पा रहा, या सरकार या विश्वविद्यालय की ऐसी कोई योजना है तो भविष्य में इस शिक्षा के लिए हमारा विद्यार्थी है जो वो प्रेरित हो सके? देखिए मैडम, एक समाज में एक आंधी सी चल रही है।
और वो ये है कि हर पेरेंट अपने बच्चे को सबसे पहले इंजीनियर बनाना चाहता है या डॉक्टर बनाना चाहता है। अब जब वो इंजीनियर या डॉक्टर नहीं बन पाता है तो वो तीसरे विषय की ओर मुड़ता है। लेकिन अगर आप देखिए, भारतवर्ष ना कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। अगर आप देखिए, जो कृषि विश्वविद्यालय हैं जो खोले गए, उनका जो तरीका था वो अन्य विश्वविद्यालयों से बिल्कुल अलग था। कृषि विश्वविद्यालय लैंड ग्रांट पैटर्न पे खोले गए। सबसे पहले हमारे जो कृषि विश्वविद्यालय बना वो पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय बना। उसके बाद में फिर धीरे धीरे बहुत सारे कृषि विश्वविद्यालय बनते रहे। वर्तमान में कोई 75 कृषि विश्वविद्यालय और वेटनरी यूनिवर्सिटी मिला के हैं। ये जो कृषि की पढ़ाई होती है इन विश्वविद्यालयों में, ये किसी आईआईटी से कम नहीं है। कृषि में लोग पढ़ने इसलिए नहीं आए, जो मैं अब तक समझ पाया पढ़ने के बाद और नौकरी करने के बाद, जो आम जनता है उसको ये शायद लगता है कि कृषि की पढ़ाई का मतलब खेती बाड़ी करना है। हम जाएंगे, हल चलाएंगे, कुछ और फसल काटेंगे, यहीं तक सीमित नहीं है। और अगर आप जब कृषि पढ़ने जाते हैं तो बीएससी एजी में ही जैसे आप पढ़ने गए ग्रेजुएट करने के लिए, तो जब हम पढ़ते थे तो हमको 48 विषय पढ़ाए जाते। अभी वर्तमान में भी जो लोग बीएससी एजी कर रहे हैं उनको 23 विषय पढ़ाए जाते। अगर आप साधारण बीएससी करने जाते हो तो आपको 4 से 5 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। इसका मतलब ये कृषि की जो पढ़ाई है वो पूरा वैज्ञानिक आधार है। कृषि की पढ़ाई में मुख्य रूप से बायोलॉजी में भी जो बॉटनी है मेन पार्ट है। उसके अलावा जूलॉजी भी पढ़ते हैं हम लोग, फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं। लेकिन वो जो फिजिक्स केमिस्ट्री साधारण वाली होती है वो नहीं पढ़ते। हम पढ़ते हैं कि सॉइल फिजिक्स क्या है, मिट्टी की फिजिक्स क्या है। हम पढ़ते हैं सॉइल बायोलॉजी क्या है, मिट्टी की बायोलॉजी क्या है। जो आम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती है वो नॉर्मल बायोलॉजी पढ़ाई होती है। हम पढ़ते हैं सॉइल की केमिस्ट्री क्या है, तो सॉइल केमिस्ट्री विषय है। उस तरीके के अलग अलग विषय पढ़ते हैं। यानी कि वो जो हमारे मुख्य विज्ञान के विषय हैं उनको खेती में कैसे उतारा जाए और मिट्टी और फसलों की क्या साइंस है उसको मुख्य साइंस से कैसे जोड़ा जाए, उस पर हम बड़ा काम करते हैं। आपको जान के हर्ष हुआ कि ये जो बायोटेक्नोलॉजी है उसका बाकी जगह तो जो प्रयोग हो रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ है वो कृषि के क्षेत्र में हुआ। नई नई वैरायटी निकली हैं, रोग प्रतिरोधक वैरायटी निकली हैं, और भी कई प्रकार की जो समस्याएं थी उनसे निजात पाने के लिए हमको बायोटेक्नोलॉजी के विषय को पढ़ना पड़ता है। और आपको ये भी हर्ष होगा कि जो हमारा राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय है, इसमें जो हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी की लैब है वो मध्य प्रदेश की अद्वितीय लैब है। वो जो साइंस के कॉलेज हैं उनके पास भी ऐसी लेबोरेटरी नहीं है जैसी हमारे पास में लैब है। यानी हम ये नहीं कि सिर्फ फसल का उसका कटाई बुआई तक पढ़ते हैं, हम फसल के अणु परमाणु तक जाते हैं। ये बात हमारे जब विद्यार्थियों को पता लगेगी कि कृषि की पढ़ाई एक पूर्ण रूप से वैज्ञानिक पढ़ाई है, तो निश्चित रूप से वो इस तरफ मुड़ेंगे। सर, जो जीएम क्रॉप्स हैं यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, एक्चुअली क्या लोगों में एक अवधारणा बनी हुई है कि ये नुकसान पहुंचाने वाली फसल है, तो क्या सर ये सच है? देखिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का मतलब ये होता है कि हर एक व्यक्ति की ना जेनेटिक्स एक ऑलरेडी भगवान द्वारा निर्धारित की गई। चाहे गेहूं की हो उसकी अपनी अलग जेनेटिक्स है, मस्टर्ड की है उसकी अलग जेनेटिक्स है, ऐसे ह्यूमन बीइंग में भी हमारी अलग जेनेटिक्स है, आपकी अलग जेनेटिक्स है। सभी की जेनेटिक्स फिक्स है। अगर उस जेनेटिक्स में छेड़छाड़ की जाती है तो वो कुछ फ़ायदा भी दे सकती है और कुछ नुकसानदायक भी हो सकती है। तो उसके हमको दोनों पहलू देखने पड़ेंगे। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में मुख्य रूप से जो मॉडिफिकेशन हो रहा है वो बीमारियों को लेकर करके हो रहा है। जैसे सबसे पहले हमारा जो बीटी काटन है, उसमें बीटी का मतलब है बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस। वो एक बैक्टीरिया होता है, मिट्टी में रहता है, और वो मिट्टी वाला बैक्टीरिया हम निकाल के कपास की फसल में डालते हैं। और वो जब कपास की फसल में डालते हैं तो उसका जो हमारा कपास में रोग लगता था, बाल वर्म, जो उसका बाल बनता है जिसमें कपास लगती है, वो उसको ही खा जाता था। तो वो जैसे उसको खाता है तो मर जाता है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया पड़ा हुआ बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस। तो अब ऐसी फसलों में जहाँ पे जो हमें खाने योग्य नहीं है, और अगर ये जेनेटिकली मॉडिफाइड जीन्स लाभदायक हैं, उनको तो थोड़ा बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो फसलें पोषण देती हैं उसमें अभी एक बहुत रिसर्च की जरूरत है। जैसे अमेरिका ने बहुत सारा जेनेटिकली मॉडिफाइड मेज ला दिया, हमारे यहाँ भी बहुत सारा बिक रहा होगा जेनेटिकली मॉडिफाइड, लेकिन वो जेनेटिकली मॉडिफाइड
मेज या तो हमारे जानवर खाते हैं, फिर उनका दूध हम पीते हैं। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है कि वहाँ से आके जानवर पे क्या असर पड़ा, जानवर का दूध हमने पिया, हमारे ऊपर क्या असर पड़ा। उसमें मुझे लगता है गंभीरता से वैज्ञानिक प्रयोगों की जरूरत है। जब तक वो प्रयोग ना किए जाएं, तब तक इस चीज को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाना ठीक नहीं है। लोग ये भी कहते हैं कि इस पे अमेरिका ने रिसर्च कर दी। मेरा मानना है कि आज के ज़माने में बहुत सारी रिसर्च भी बायस्ड, बहुत सारी कंपनियां रिसर्च करती हैं वहाँ पे। जो भारतवर्ष की रिसर्च है वो कंपनियां नहीं करती है, यहाँ पे सरकार रिसर्च करती है, सरकार पैसा देती है। तो हमारी सरकार उन चीज़ों का ध्यान रखती है कि कोई गलत चीज़ ना हो, क्योंकि सरकार को प्रॉफिट नहीं कमाना। तो वो रिसर्च करवाती है IIT के माध्यम से, वो रिसर्च कराते हैं कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से, वो रिसर्च कराते हैं मेडिकल कॉलेज के माध्यम से। बाहर के देशों में सब प्राइवेट कंपनियां रिसर्च करवाती हैं, तो उनको हमेशा प्रॉफिट का ध्यान रहता है। तो इसलिए उनकी रिसर्च में पूर्णतया आंख मूंद के विश्वास कर लेना, मुझे लगता है कि किसी हद तक हमें एक बार दोबारा सोचना पड़ेगा कि कितने लेवल तक हम विश्वास कर सकते। उसी प्रकार से जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को हम देखें, सुने, समझें और पूर्णतया वैज्ञानिक प्रयोग करें, फिर आगे बढ़ें। सर, हाल ही में 2020 में सरकार ने 3 बिल पास किए थे कृषि को लेकर। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो कृषि बिल। तो सर फिर उनका काफ़ी ज़्यादा विरोध भी हुआ हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में, तो वो वापस ले लिए गए। तो सर अगर यदि वो वापस नहीं लिए गए होते और वो लागू होते, तो इसका ये लाभकारी किसके लिए होते सर? व्यापारियों के लिए या फिर किसानों के? देखिए, अभी जो हमारी पीछे 10 साल से सरकार चली है, 10-11 साल से एक नई दिशा में चली है और उसके काफ़ी परिणाम, लाभदायक परिणाम जनता को मिल भी रहे हैं, किसानों को भी मिल रहे हैं। ये सरकार हमेशा किसान हितैषी रहती है। भारत की सरकार किसान हितैषी है। तो वो जो किसान हितैषी सरकार है वो सोचती है पूरे भारतवर्ष के किसानों का फायदा हो। तो पूरे भारतवर्ष के किसानों का, अभी जो हमारे उसमें जो प्रावधान थे उन 3 बिलों में, वो ये था कि कोई भी आदमी अपना प्रोड्यूस सीधे किसी कंपनी को बेच सकता है, जो ज़्यादा दाम देगा उसका हम खरीदेंगे, वो कंपनी उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगी, खरीदेगी। अभी क्या है कि आपको मंडी के थ्रू बेचना पड़ता है। मंडी को भी हमारी सरकारें काफ़ी कंट्रोल करती है। मध्य प्रदेश सरकार तो बहुत ही अच्छा काम करती है, यहाँ तक कि वो भावांतर योजना भी लाए हैं और आपका अगर कम भाव मिला तो पैसा भी देते हैं, जितना आपका घाटा रह गया। लेकिन अगर मुख्य रूप से देखा जाए, जिन लोगों ने इसमें बैठ के धरना प्रदर्शन किया, तो मेरे हिसाब से ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वो ठीक नहीं था। उसे हमें देखना चाहिए था कि ये कानून लागू होने के बाद में हमें कितना फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भारतवर्ष में कोई कानून लागू हो गया वो हमेशा के लिए अमर हो गया। हमारा संविधान भी लगातार परिवर्तित होता रहा, तो वो हमें पहले 2-4 साल लागू करके देखना चाहिए था कि इसमें क्या घाटा हो रहा है, क्या मुनाफा हो रहा है। यदि हमें मुनाफा हो रहा होता तो हम लागू रखते, यदि घाटा रहा होता तो उसमें हम कुछ परिवर्तन कर सकते थे और वो परिवर्तन करके हम उसको आगे बढ़ा सकते थे। लेकिन किसी भी चीज़ को सिरे से नकार देना और मन में ये बना लेना कि ये तो X का कंसेप्ट है, Y का कंसेप्ट है, उससे हमारी प्रगति बाधित होती है। हमें XY व्यक्तियों का ध्यान न रखते हुए हमें प्रकृति का ध्यान रखना है और किसान का ध्यान रखना है। तो हम किसान के लिए कितना अच्छा काम कर सकते हैं उस पर ध्यान रखते हुए अगर देखते तो वो बिल शायद ज़्यादा ही फायदे करते, नुकसान की बजाय। सर, वर्तमान में विश्वविद्यालय किन किन प्रमुख परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है? कृषि विश्वविद्यालय बहुत सारी परियोजनाओं पर काम कर रहा है। मुख्य रूप से हम एक नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं, यानी प्राकृतिक संपदा संसाधन का कैसे हम स्थापित करें और कैसे उनका संरक्षण करें। उसमें जो मृदा क्षरण है उस पर काम कर रहे हैं, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं और नेचुरल फार्मिंग को आगे बढ़ा रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग को आगे बढ़ा रहे हैं। कोशिश है कि आगे चल के हमारे जो बहुत सारे आप देख रहे होंगे समाज में रोग बीमारियां हो रहे हैं, तो कई लोग बोलते हैं कि ये तो कभी भी किसी प्रकार का कोई भी व्यसन नहीं था, नशा पत्ती नहीं थी, फिर भी कोई न कोई किसी न किसी रोग से प्रभावित हो जा रहा है। तो निश्चित रूप से जैसे हमने आपको अपने वक्तव्य में बताया कि मृदा का स्वास्थ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उसको ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाएं। दूसरी कुछ ऐसी परियोजनाएं हैं जो अपने आप में अद्वितीय हैं। एक हमारी परियोजना है कि हम एरोपोनिक्स में हवा में आलू पैदा कर रहे हैं और उसमें मुख्य रूप से बीज का उत्पादन करते हैं। मध्य प्रदेश में हमारा विश्वविद्यालय पहला है। उसके पहले सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ये तकनीकी डेवलप की है, तो हमने उनसे उस तकनीकी को सीखा है और आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि मैं भी सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट में
सीनियर साइंटिस्ट के रूप में काम कर चुका हूँ, इसलिए मुझे उसकी तकनीकी अच्छे से आती है। तो उसको अभी हमने ग्वालियर में लागू कर दिया है, इस साल से सीहोर और इंदौर में भी उसको लागू कर रहे हैं। इसके अलावा हम जो काम कर रहे हैं मुख्य रूप से वो मिलेट्स के संवर्धन पे कर रहे हैं, मोटे अनाज के संवर्धन। तो मोटे अनाज को कैसे बढ़ाया जाए, उनकी गुणवत्ता को कैसे बढ़ाया जाए, खास करके मोटे अनाज का उत्पादन बहुत कम होता है, तो उसके उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए। उसके साथ साथ हमने एक काम शुरू किया है कि मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो मोटे अनाज के उत्पादन में हम पूरे देश में दूसरे नंबर पे आते हैं। बहुत सारे हमारे मोटे अनाज ऐसे हैं, लहरी बाई जैसी एक ऐसी हमारी सम्माननीय महिला है जो कि जिन्होंने अपने दम पे मतलब सैकड़ों मोटे अनाजों का संरक्षण किया। उन मोटे अनाजों को वैज्ञानिक रूप से हमको किसानों के खेतों से कलेक्ट करके उनका उत्पादकता को कैसे बढ़ाएं, उनमें कैसे नए जीन डालें और उसको आगे बढ़ाएं, उस पर काम करें। उसके अलावा हम रोग प्रतिरोधक क्षमता पे भी काम कर रहे हैं। बहुत सारा हमारा काम जो है वैरायटी डेवलपमेंट की है, नई नई प्रजातियों को हम आगे ला रहे हैं। नई प्रजातियों को आगे लाने के साथ साथ जो हमारा ये भी एक उद्देश्य है कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को बढ़ावा देना। यदि किसी किसान के पास में ज़मीन बहुत कम है, 1 एकड़ 2 एकड़ है, तो 1 एकड़ 2 एकड़ से कौन सा मॉडल तैयार करें जिससे कि वो उसका पूरा घर चल जाए और खर्चा चलने के साथ साथ उससे थोड़ा प्रॉफिट भी हो सके। तो वो छोटे छोटे इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मॉडल भी तैयार कर रहा है। इसमें ऐसे बहुत सारे काम कर रहा है। इसके साथ साथ जो बड़ा एक काम कर रहा है जो समाज को नहीं मालूम है, हम बीज उत्पादन में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। करीब 10,000 कुंटल हम बीज हर साल पैदा करते हैं और वो बड़ी उच्च गुणवत्ता वाला ब्रीडर सीड होता है, जिसमें प्रमुख रूप से सोयाबीन, चना, गेहूँ, सरसों, अरहर, ऐसे बहुत सारे बीज हैं जो हम पैदा कर रहे हैं। इसके साथ साथ अभी हमने हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन वेजिटेबल्स का शुरू किया, क्योंकि जो समाज में वेजिटेबल्स की सब्जियां मिलती हैं वो अधिकतर हाइब्रिड सीड की मिलती हैं और किसान लोग अधिकतर उनको उगाते हैं क्योंकि उनका उत्पादन ज़्यादा होता है। ऐसी परिस्थिति में जो हाइब्रिड सीड बेचने वाली कंपनियां हैं ये बहुत ज़्यादा दाम देती हैं। तो हमारा प्रयास है कि जो हमारे किसान हैं उनको हम एक सस्ते दाम पे हाइब्रिड सीड कैसे उत्पादन बढ़ा सकें, कैसे उनके पास तक पहुंचा सकें, तो उसके लिए हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा हम औषधीय पौधों पे काम कर रहे हैं और एरोमेटिक प्लांट पे भी काम कर रहे हैं। एक नई अभी हमने एक तुलसी की नई प्रजाति निकाली जो बहुत ही लाभकारी है। ऐसे तो तुलसी आपने बहुत सारी देखी होगी, लेकिन अभी हमने एक जो तुलसी की प्रजाति निकाली है उसमें करीब 1000 किलो बीज पैदा होता है। 1000 किलो बीज पैदा होना तुलसी का 1 हेक्टेयर से बहुत बड़ी बात है। और अगर उसका तेल ही निकाल के बेच दिया जाए तो वो करीब 1.5-2 लाख का होगा। 1 हेक्टेयर से 2-3 लाख का फायदा होना ये बड़ी बात। तुलसी की पत्तियों को अलग प्रोसेस कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे नवाचार हमारा विश्वविद्यालय लगातार कर रहा है। एक मॉडल गौशाला भी खोली कि अगर किसान के पास 2 गाय हैं तो वो कितनी खेती में प्राकृतिक खेती कर सकता है, कितनी खेती के लिए वो जीवामृत बीजामृत पैदा कर सकता है। उस टाइप का भी हम एक काम लगातार कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे 22 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। हमारी 22 कृषि विज्ञान केंद्र 22 जिलों में फैले हुए हैं। वो लगातार किसानों को ट्रेनिंग देते हैं और जितने भी नई नई तकनीकियाँ हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड उन सबको आगे बढ़ाने में हम काफ़ी किसानों की मदद कर रहे हैं और उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं। सर आज ज़माना इतना आगे बढ़ गया, हम इतने मॉडर्न हो चुके हैं, टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी अब हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो जैसे लेटेस्ट अभी AI चल रहा है, तो सर जो AI है क्या वो डिजिटल खेती में सर इसमें मतलब इस क्षेत्र में कैसे संभव है? और जो हमारा अभी किसान है सर देश का हमारे, तो सर वो क्या इसके लिए तैयार है कि और ये जो मतलब गैप है जो किसान और टेक्नोलॉजी के बीच वो कैसे फिल होगा सर? देखिए, अब जो AI की बात करते हैं ये अभी ये कहना थोड़ा बड़ी बात है। निश्चित रूप से जितनी भी तकनीकी आती है कहीं न कहीं उसका आगे प्रयोग तो होता है और अभी हमने एक प्रोजेक्ट सबमिट किया है जो डिजिटल एग्रीकल्चर पे पूरा प्रोजेक्ट। अगर वो हम लोगों को प्रोजेक्ट मिल गया तो हम ग्वालियर चंबल के कम से कम 15-20 जिले तक सीधे मतलब उसको कंप्यूटर से जोड़ देंगे। तो आप अपने खेत में खड़े होके अपना फसल दिखा पाएंगे और हमारे जो लोग बैठे रहेंगे वो वहीं से आपको उसका समाधान बता देंगे। तो निश्चित रूप से इस टाइप के जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं इसमें AI काफ़ी फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि किसान को भी पता लग जाएगा कि अगर उसका कोई पौधा
जल रहा है, सड़ रहा है, तो वो क्यों हो रहा है। उसका फ़ोटो खींचेगा, उसकी तकनीकी पैदा होगी, उसके सारे सिम्पटम डालेंगे, तो वो बता देगा कि इसमें ये होने वाला है। खासकर ये हमें जानना होगा एआई के लिए कि हम क्या करें आगे, कैसे आगे बढ़ें। तो जो फसल होती है उसमें जो हमें कोई बाद में सिम्पटम दिखाई पड़ता है, वो दरअसल में चौथा चरण होता है। पहले चरण में किसी चीज़ की कमी या किसी रोग जब लगता है तो वो हमें दिखाई नहीं पड़ता, वो मॉलिक्यूलर लेवल पे होता है, अणु रूप में होता है। दूसरे चरण में वो जो नुकसान होता है वो हमारा पौधे के अंदर बायोकेमिस्ट्री के रूप में होता है, यानी उसकी केमिस्ट्री चेंज हो जाती है पौधे की, तो वो भी हम देख नहीं सकते, पौधे का परीक्षण करते हैं। तीसरे चरण में जो पौधा का वो होता है वो हिडन हंगर होता है। हिडन हंगर मतलब पौधा तो स्वस्थ दिखता है, लेकिन अगर उसको सही मात्रा में खुराक नहीं दी गई तो उसका उत्पादन कम होगा, या जिस तत्व की जिस चीज़ की कमी है उसको पूरा कर देते हैं तो उसकी उत्पादन बढ़ जाता है। उसको तीसरा फॉर्म हिडन हंगर है। चौथा फॉर्म है जो बाहर रिप्रेजेंट करता हम देखते हैं, वो है तब हम कहते हैं जब कोई पत्ती पीली पड़ गई, तो ये चौथा चरण, ये पत्ती सूख रही है, तो ये चौथा चरण है। तो उस चौथे चरण में किसान को दिखाई पड़ता है, पहले के 3 चरण हम देख नहीं पाते। तो पहले के 3 चरण में एआई का हम प्रयोग कर सकते हैं और वो हमको बता सकती है कि आगे ये चौथा चरण कब आने वाला है। तो उसमें ये जो नई साइंस है उसका प्रयोग किया जा सकता है। सर, जो जलवायु परिवर्तन है ये एक तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है अब। तो सर मतलब ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, नदियाँ उफान पर हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, पर्यावरण का भी इस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। सर, जो किसान है इस पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, पहले की अपेक्षा में तो किसान को क्या नई नई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? देखो, जलवायु परिवर्तन तो हम सब लोग देख रहे हैं। इस बार आपने देखा हमारे चंबल संभाग के किसान अपना बाजरा नहीं लगा पाए, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के तहत ही इतनी बरसात हुई जो कभी नहीं हुई थी। तो कितने सालों बाद में ये बरसात हुई, अगर उसका आंकड़ा निकालें तो कोई 70 साल दिख रहा है, कोई 75 साल दिख रहा है। लेकिन उसके अलावा जलवायु परिवर्तन में जो सबसे खास चीज़ है वो 2 चीज़ें हैं कि जलवायु परिवर्तन होता किस कारण से। तो जलवायु परिवर्तन होता है जो ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती हैं उसके कारण। तो ग्रीन हाउस गैसेस बनती कहाँ से? तो ग्रीन हाउस गैसेस बनती हैं हमारे उर्वरक के उपयोग से और खेती करने के तरीके से। उसके अलावा जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस बनती हैं वो बनती हैं जानवरों के मल मूत्र से। वो जो ल्यूमिनेंट होते हैं उनका जो गोबर और वो होता है वो ग्रीन हाउस गैसेस में काफ़ी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो खेती में तो हम सुधार कर लेते हैं, लेकिन हमने देखा कि जानवरों का जो पालन पोषण है उसमें सुधार नहीं हुआ। पहले जो जानवर थे हम रखे जाते थे वो खुले वातावरण में रखे जाते थे, और जिससे कि उनका डाइजेशन अच्छा हो, उनका एनर्जी लेवल हाई रहे। अभी जो जानवर पालने की प्रक्रिया है वो हम छोटी छोटी जगहों में बांध देते हैं और एक ही जगह बांध के रख देते हैं। तो उनकी जो रहन सहन है, घर है, उनमें काफ़ी मतलब परिवर्तन की ज़रूरत है, जानवरों के रखरखाव की ज़रूरत है। दूसरा, जो जानवर हमारे होते हैं उनको हम खिला क्या रहे हैं उस पर निर्भर करता है। जो जैसा भोजन करेगा उसके हिसाब से गैसेस बनेगी और वो गैसेस फिर आसमान में जाएंगी। हमने सिर्फ आम जनता ने यही सोचा कि कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है जो नुकसान कर रही है, लेकिन सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, उससे कई गुना ज़्यादा। यहाँ तक कि जो ज़्यादा हम उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं, ज़्यादा उर्वरक के प्रयोग से जो नाइट्रस ऑक्साइड बन रही है नाइट्रोजन डालने से, वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड से कई गुना ज़्यादा, 28 से 29 गुना ज़्यादा नुकसान करती है। तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि हम उर्वरक का संतुलित उपयोग कैसे करें, एक बात। दूसरी बात, हम अपना जलवायु परिवर्तन के लिए प्राकृतिक खेती की ओर वापस आना पड़ेगा। तीसरी बात, हमको जलवायु परिवर्तन के लिए अपने जो जानवर हैं उनके जो घर बना रहे हैं उनके रखरखाव, उनके खान पान में परिवर्तन करना पड़ेगा। चौथा बात, जो हमारा अंधाधुंध पेस्टिसाइड का प्रयोग हो रहा है उसको हमको कम करना पड़ेगा। ये जब हम कम कर देंगे तो निश्चित रूप से जलवायु परिवर्तन का असर कम होगा, क्योंकि ये सारे चीज़ें मिल करके गैसेस बनाते हैं और ये सब गैसेस ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं। वो ग्रीन हाउस गैसेस आसमान को एक जो तापमान है वो बढ़ा देती है। आसमान के तापमान बढ़ने से बहुत सारा नुकसान होता है। तो सारी जो एक प्रक्रिया है वो पूरी बदल जाती है। उस प्रक्रिया को ठीक रखने के लिए हमें सामान्य रूप से जो व्यवस्थित खेती है, रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग
संतुलित उर्वरकों का उपयोग, इस तरफ अपना ध्यान बढ़ाना है। तो जैविक खेती क्या है और इसके क्या महत्व हैं? क्योंकि आजकल हम देखते हैं हमारे घरों में जो भी फल और सब्जी आती है वो इंजेक्शन लगी हुई आती है, जिसका हमारे स्वास्थ्य पे भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। तो इससे कैसे बचें हम सभी? देखो, जैविक खेती क्या है, ये एक बड़ा विषय है। उसमें बहुत सारी किताबों में परिभाषाएं लिखी हुई हैं, लेकिन मोटा मोटा समझने की ज़रूरत है कि जिस खेती में हम पेस्टिसाइड प्रयोग ना करें बिल्कुल भी, यानी सिंथेटिक पेस्टिसाइड, सिंथेटिक फर्टिलाइज़र ना डाले जाए, और नेचुरल फर्टिलाइज़र, नेचुरल प्रोडक्ट, चाहे वो फर्टिलाइज़र नेचुरली हमारे ज़मीन से ही निकलता हो उसको भी हम डाल सकते हैं, और चाहे गाय का गोबर हो और कुछ दूसरे खादें हो वो डाल सकते हैं। उससे जो हम खेती करते हैं उसको जैविक खेती करते हैं। लेकिन जैविक खेती में जो हमारे सिंथेटिक फर्टिलाइज़र है, सिंथेटिक पेस्टिसाइड है, वो पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होते हैं। अब इस प्रकार की खेती करने से अगर 2-4 किसान करते हैं और बगल वाला किसान कर नहीं रहा, तो उसमें जो कीड़े मकोड़े वो लग रहे हैं वो आपके खेत में भी आएंगे, वो उसको खाएंगे। तो वो उसको खाएंगे तो आपका जैविक खेती का नुकसान होगा। फिर कहेंगे कि हमने जैविक किया फिर भी पैदा नहीं हुआ। तो ये ज़रूरत है कि जैविक ब्लॉक फार्म में किया जाए, जैविक के ब्लॉक जैविक खेती में डेवलप कर दिए जाए, और उसमें हमें जो किसान एक फसल प्रणाली अपनाता है, क्रॉपिंग पैटर्न अपनाता है, उसमें एक देखा जाए कि कौन सी ऐसी फसलें हैं जो कि कम उर्वरकों के प्रयोग से हो सकती हैं। कम उर्वरकों के प्रयोग से फसलें हो सकती हैं, जिनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उनको हम जैविक खेती की तरफ लेते हैं। जब हम सीधे धान गेहूँ को जैविक खेती की तरफ उतारने लगते हैं, तो ये धान गेहूँ मक्का, ये हैवी फीडर क्रॉप्स हैं। इनकी जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा फीड करती है। उतनी जो जैविक फर्टिलाइज़र है, जैविक खादें, उससे उतनी सप्लाई नहीं होती, तो उसका उत्पादन शुरू के 2-3 साल में कम होता है। किसान उस उत्पादन को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो फिर भी हमारी सरकारें बहुत सारा इंसेंटिव भी देती हैं। 3 साल के लिए जो कम पैदा होता है उसके लिए यहाँ सरकारें इंसेंटिव देती हैं, और बाद में जो उत्पाद पैदा होता है वो ना सिर्फ हमारी ज़मीन की जो स्वास्थ्य है उसको ठीक करता है, बल्कि वातावरण को भी ठीक करता है और हमारे स्वास्थ्य को भी ठीक करता है। इसलिए जैविक खेती को अपनाना आज मतलब ये नहीं है कि हमारी एक वो है कि इससे हमें फ़ायदा होने वाला है या नुकसान, बल्कि एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। यदि स्वस्थ रहना है तो हमें प्राकृतिक खेती और जैविक खेती की ओर वापस आना ही पड़ेगा। ये ज़रूर है कि हम कितने क्षेत्र में इसको अपनाएं और कितने क्षेत्र में संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करके खेती करें, ये एक निर्धारण करने का विषय है। सरकार की ऐसी कौन सी योजनाएं और प्रयास हैं जो वास्तविकता में एग्रीकल्चर में फ़ायदेमंद हैं? तो सरकार की तो इतनी योजनाएं हैं, उनको गिनाना बहुत मुश्किल है। और अगर आप देखेंगे सरकार की मतलब ऐसी कोई योजना नहीं है डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो एग्रीकल्चर को फ़ायदा नहीं करती। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि जो हमारी सरकारें हैं, पहले इनपुट मिलने में बहुत मुश्किल होती थी। हम खरीदने जाना है, खाद खरीदने जाना है, बीज खरीदने जाना है, किसान के पास पैसा नहीं होता था। तो प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान योजना के लिए किसान निधि, उससे हमें हर 2-2 हज़ार रुपये 3 बार में मिलता है। तो उसके अलावा जो सिंचाई योजना, भारतवर्ष में पीएम सिंचाई योजना ने इतना चमत्कार किया है जिसको आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जो सिंचाई करने से, मात्र पानी देने से ही आपका उत्पादन दोगुना हो सकता है। तो बहुत सारा जो असिंचित क्षेत्र था वो सिंचित क्षेत्र में परिवर्तित हो गया। ये बहुत सारी। तीसरी हमारी योजना है, जो सबसे बड़ी कठिन काम था कि फसल अगर ख़त्म हो जाए, कुछ भी नेचुरल आपदा आ जाए, तो उससे हमको कोई पैसा देने वाला नहीं था। तो अभी उसका इंश्योरेंस होता है, तो प्राइम मिनिस्टर इंश्योरेंस योजना चलती है। ऐसे मतलब बहुत सारी योजनाएं। इवन जो हमारे ये होते हैं कृषि यंत्र, इनको खरीदने के लिए योजना है। इवन पराली जो जलाई जाती है, इसके लिए भी ना जलाएं, इसके लिए भी योजनाएं चल रही हैं। अभी हाल ही में हमारे जो नए सचिव महोदय आए हैं, निशांत बरबड़े जी, उन्होंने बहुत बड़ा एक सेमिनार कराया भोपाल में, सारे स्टेक होल्डर्स को बुला के, और सरकार की मंशा बताई कि हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में जो पराली अभी अभिशाप बनी हुई है, ये वरदान हो जाए। तो यानी उसका खेत में नियंत्रण हो। खेत में अगर नहीं हो सकता है तो उसका इंडस्ट्रियलिस्ट कैसे प्रयोग कर सकते हैं, उस पर ध्यान दें। उसका दूसरे स्टेक होल्डर्स कैसे प्रयोग कर सकते हैं, उस तरफ ध्यान दें। तो सरकारें बहुत अच्छी दिशा में जा रही हैं, लेकिन ज़रूरत है कि समाज को जागरूक होने की, ज़रूरत है हमारे किसान को जागरूक होने की,
कि हम उन सारी जो स्कीमें हैं उनका फ़ायदा कैसे उठाएं। तो जैसा कि आपने बताया आपने इसी क्षेत्र में पढ़ाई करी है और आज आप कुलपति हैं, तो सर कुलपति के रूप में आपका अनुभव कैसा रहा? ये बहुत ही कठिन प्रश्न है और अभी 3 साल होने वाले हैं। जैसा कि जनता को बाहर से दिखाई पड़ता है कि कुलपति माने सब कुछ, ऐसा नहीं होता है। कुलपति माने एक ही चीज़ होती है, कुलपति माने सभी जिम्मेदारी, सब जिम्मेदारियों का निर्वहन, और कुछ भी अच्छा हो जाए वो सब करते हैं और कुछ गड़बड़ हो जाए तो हमें अपना वो दायित्व निभाना पड़ता है, उसकी जिम्मेदारी हमें अपने ऊपर लेनी पड़ती है। तो ये एक कठिन काम है। अगर जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है अच्छे बुरे की तो कुलपति बने, अगर जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है तो कुलपति बनने की कोई ज़रूरत नहीं। ये बहुत ही कठिन काम है जहाँ पे आपको पैसा भी लाना है, सभी वैज्ञानिकों को आगे भी बढ़ाना है और समाज के लोगों को भी सेटिस्फाई करना है। बाहर से ऐसा लगता है कि ये तो बहुत पावरफुल है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। बहुत ही प्रकार की ये एक ऐसी आपका मौका भी है कि आप समाज के लिए काम कर सकते हैं और चैलेंजिंग भी, बहुत चैलेंजिंग। सर अंत में हमारे किसानों और विद्यार्थियों के लिए कोई संदेश? अब विद्यार्थियों के लिए ये संदेश है कि हमें मन से पढ़ाई करनी चाहिए और पढ़ते समय हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कितने नंबर ला रहे हैं या क्या कर रहे हैं। पढ़ते समय हमें ज़्यादा ध्यान देना है कि हमारा ज्ञान कितना बढ़ा, उस पर ध्यान दें। कई बार आप ज़्यादा नंबर ला करके भी आगे चल के समाज में पीछे हो जाते हैं, लेकिन अगर आपका ज्ञान अच्छा है तो आप कभी भी आगे निकल सकते हैं। इसलिए ज्ञान अर्जन पे ज़्यादा ध्यान दें बजाय नंबर लाने। किसानों के लिए ये हमारा संदेश है कि किसान भाई जो सरकार की योजनाएं हैं उनको लगातार सुने। अब तो सभी किसानों के पास में मोबाइल भी है, अगर उसमें गूगल भी करें क्या क्या योजनाएं हैं, फिर एक एक योजना के बारे में भी उसको लिख के डालें तो सब कुछ पता लग जाए, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। और जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं हमारे बने हुए, उन कृषि विज्ञान केंद्रों पे ज़्यादा से ज़्यादा जाएं। अपनी समस्याओं का जो तकनीकी समाधान है कृषि विज्ञान केंद्रों से करें, और जो उनका प्रशासनिक समस्याएं हैं खेती से संबंधित उसका समाधान वो सरकार की स्कीमों के द्वारा करें। हमें हमेशा सरकार पे विश्वास करना चाहिए और अपनी बात को हमें बताने का तरीका अच्छा होना चाहिए। हमें हर बार अपनी बात को जोर ज़बरदस्ती से बताने से ही नहीं सुनी जाती। कई बार आप बहुत धीरे से भी बोलते हो, सभी लोग चिल्ला रहे हो, एक आदमी धीरे से भी बोले तो उसकी आवाज़ ज़्यादा अच्छे से सुनी जाती है। तो हमें अपने कहने के तरीके में, बताने के तरीके में सौम्यता रहनी चाहिए। मुझे लगता है कि सारे लोग काम करने के लिए ही बने हुए हैं और सारे आपके लिए ही काम कर रहे हैं और हम करते भी रहेंगे। इसलिए किसान भाइयों के लिए हम चाहते हैं जो भी नई तकनीकी आ रही है उसका ज़रूर प्रयोग करें और आगे बढ़ें। ज़्यादा स्तर पे ना करें तो छोटे स्तर पे ही करें। फ़ायदेमंद हो तो आगे बढ़ें, फ़ायदेमंद ना हो तो उसको कर्टेल करके दूसरी तकनीक का प्रयोग करें। यही मेरा उनसे संदेश है कि हमें आगे बढ़ने के लिए हमेशा अनवरत मेहनत करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका अपना कीमती समय निकालने के लिए, हमें देने के लिए। सर ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ यानी सांध्य समाचार के साथ। धन्यवाद।